बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और गंदम के बहरान के बाइस शहर में ब्रांडेड कंपनियों का आटा सस्ता न हो सका। शहरी सस्ते आटे को तरस गए हैं। तफसीलात वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट में। महंगाई के वार पर वार आवाम का हो गया बुरा हाल। गंदम का बहरान आटे को शहरियों की दस्तरस से दूर करने का सबब बना हुआ है। गंदम की अदम दस्तयाबी का फायदा उठाते हुए आटा तैयार करने वाली मुख्तलिफ कंपनियों ने आटे की कीमतें कम नहीं की। शहर में ब्रांडेड कंपनियों के आटे का 5 किलो का थैला 700 से 800 रुपए तक में दस्तयाब है, जबकि 10 किलो का फी थैला 1500 से 1600 रुपए तक फरोख्त किया जा रहा है। जनरल सेक्रेटरी रिटेलर एसोसिएशन फरीद कुरैशी का कहना है कि फ्लोर मिल्स को गंदम की सप्लाई से ही आटे की कीमतें कम की जा सकती हैं। कराची में तो गंदम पैदा होता नहीं है। अब जब तक गवर्नमेंट इसको सही तरीके से वो नहीं करेगी तो उसमें गंदम नहीं हो सकता। जब गंदम फ्लोर मिलों को मिलेगा तो लाजमी बात है आपस की कंपटीशन के बाद वो इसको मसाइल को हल हो सकता है। शहरियों ने शिकवा किया कि महंगाई ने इस हद तक कमर तोड़ दी है कि 2 वक्त की रोटी के लिए आटे का हुसूल भी मुश्किल हो गया है। महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है, हर चीज़ महंगी मिल रही है मार्केट के अंदर। गरीब लोग बेचारा बहुत परेशान है, आटे के लिए परेशान है, आटा नहीं मिल रहा है। जो बहुत ज़रूरती चीज़ें हैं वो तो कम से कम सस्ती करना चाहिए। गंदम की जिलाबंदी के अमल से जहां दुकानदार परेशान है तो वहीं शहरियों के लिए आटे की खरीदारी दुश्वार मरहला साबित हो रही है। कैमरामैन शाहजेब के हमरा वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। वज़ीर इत्तलात व ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि इमरान खान गैर मुल्की पैगाम रसानों के जरिए NRO हासिल करना चाहते हैं। MKM वफाकी हुकूमत की इत्तेहादी है, इत्तेहाद को जारी रखना चाहते हैं। तफसीलात आजिज़ जमाल की रिपोर्ट में। सिंध आर्काइव कम्प्लेक्स में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए शर्जील इनाम मेमन बोले, मुस्तफ़ा कमाल ने जोश खिताबत में वज़ीर आला सिंध और सिंध हुकूमत के खिलाफ जो बातें की हैं वो काबिले मज़म्मत हैं। सख्त बात करके इत्तेहाद को ख़त्म नहीं करना चाहता। एक मुस्तफ़ा कमाल साहब ने अपने रिवायती जोश अंदाज में जिस तरह वज़ीर आला सिंध पे बिला वजह तनकीद और बहतानबाजी और रिवायती तौर पर इल्ज़ामात लगाए। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि इमरान खान कहते थे मरते दम तक मुज़ाकरात नहीं करूंगा, अब मिन्नतें कर रहे हैं। मफरूर अफराद पर मुश्तमिल मुज़ाकराती कमेटी बनाई है, अब पहले माफ़ी मांगे फिर मुज़ाकरात होंगे। मुल्की और गैर मुल्की मैसेजर्स इमरान खान के लिए NRO चाहते हैं। इमरान तो कहता था कि मैं डाकुओं से मर जाऊंगा, डाकुओं से मुज़ाकरात नहीं करूंगा। इमरान का ये मौक़िफ़ था कि मैं मर जाऊंगा, चोरों और डाकुओं से मुज़ाकरात नहीं करूंगा। तो बकौल इमरान के वही लोग अगर आज इक़्तिदार में मौजूद हैं तो मुज़ाकरात के लिए क्यों इमरान खान अब मिन्नतें और तरले कर रहा है। वज़ीर इत्तलात सिंध के मुताबिक इमरान खान और PTI को अदलिया की मुकम्मल सहूलतकारी हासिल है। दहशतगर्दी में मुलविस अफराद को भी सजाएं नहीं मिल रही। जब कैपिटल हिल के मुलजिमान को अमेरिका में सजा हो सकती है तो इमरान खान को क्यों नहीं हो सकती। कैमरामैन हसन मेहदी के साथ आजिज़ जमाली, सिटी 21। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की मारूफ सनतकार अकील करीम से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात हुई। मुल्की मुआशी सूरत हाल, उसमें बेहतरी के इक़दाम, बरामदात के फ़रोग और बाहमी दिलचस्पी के दीगर उमूर पर भी तबादले ख्याल किया गया है। अहम मुलाकात के हवाले से आपको बता रहे हैं, गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की मारूफ सनतकार अकील करीम से उनकी रिहाइश गाह पर मुलाकात हुई है। मुल्की मुआशी सूरत हाल, उसमें बेहतरी के इक़दाम, बरामदात के फ़रोग और बाहमी दिलचस्पी के दीगर उमूर पर तबादले ख्याल किया गया है। मुत्तहिदा राब्ता कमेटी का खालिद मकबूल की ज़ेरे सदारत इजलास हुआ। मरदमशुमारी में बेज़ाब्तगियों पर इज़हार तशवीश किया गया है। मुत्तहिदा राब्ता कमेटी का खालिद मकबूल सिद्दीकी की ज़ेरे सदारत इजलास हुआ है। मरदमशुमारी में बेज़ाब्तगियों पर इज़हार तशवीश भी किया गया है। इजलास में आपको बता रहे हैं, मरदमशुमारी से मुतालिक आइंदा के लाहे अमल पर मुशावरत जो है इस वक्त जारी है। मरदमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात दूर न होने पर एहतजाज करने की राय ली जा रही है। इस हवाले से मज़ीद तफ़सीलात जान लेंगे। हमारे नुमाइंदे शोएब मुख्तार हमारे साथ मौजूद हैं। शोएब, बताइएगा इस अहम इजलास के हवाले से। जी बिल्कुल, MKM की राब्ता कमेटी का बहादुराबाद मरकज पर अहम इजलास हुआ है। इस इजलास की सदारत कन्वीनर MKM खालिद मकबूल सिद्दीकी ने की थी। इजलास में मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल का जायजा लिया गया है, जबकि मरदमशुमारी से मुतालिक आइंदा के लायहा अमल पर भी
मुशावरत की गई है। इजलास में राब्ता कमेटी के अरकान को उन इलाकों की निशानदही करने की हिदायत दी गई हैं जहां मरदमशुमारी का अमला जो है ताहाल नहीं पहुंच सका है। MKM जो है आइंदा आने वाले दिनों में उन तमाम तर निशानदही करदा इलाकों की शिकायत जो है इदारा शुमारियात को इरसाल करेगी। इजलास में 9 जून को पेश होने वाले बजट पर भी अहम उमूर ज़ेर बहस आए हैं। MKM के अरकान सिंध असेंबली कल अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे जिसमें ये कहा जा रहा है कि अहम ऐलानात जो है वो किए जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया श्री मुख्तार। अब आपको बताएं कि जिना अस्पताल की साबिक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर सीमी जमाली की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा JPMC डॉक्टर सोसाइटी की मस्जिद में अदा की गई, जिसमें मुख्तलिफ सियासी शख्सियात समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे आजिज़ जमाली से। जी देखिए, आज कराची के शोबे सेहत की एक बड़ी शख्सियत और जिना अस्पताल की साबिक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सीमी जमाली की नमाज जनाजा अब से थोड़ी देर कबल अदा कर दी गई है और इस नमाज जनाजा में शहरियों की एक बहुत बड़ी तादाद शरीक थी। सियासी शख्सियात थे, डॉक्टर्स थे, ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबाजात के सरकारी अफसरान थे, मुख्तलिफ़ शोबाजात के लोग थे जिन्होंने नमाज जनाजा में शिरकत की। ये नमाज जनाजा जिना अस्पताल की जामे मस्जिद में अदा कर दी गई है और इसमें ख़ास तौर पे कुछ लोगों के मैं नाम लूँगा। सूबाई वज़ीर सईद गनी था, हाफिज़ नईम रहमान था, मुर्जा वहाब था, सेनेटर वकार मेहदी था, सलीम ज़िया, इश्तियाक मिर्ज़ा और इसके अलावा जिना अस्पताल के डायरेक्टर शाहिद रसूल समेत अस्पताल के डॉक्टर्स और अमले की बड़ी तादाद नमाज जनाजा में शरीक थी। उनकी मैयत को यहाँ से रवाना कर दिया गया है डिफेंस फ़ेज़ 8 के कब्रिस्तान में, जहाँ पर तदफीन होगी। मुख्तलिफ़ एम्बुलेंसेस थी, लेकिन नेवी की एक बड़ी एम्बुलेंस में उनकी मैयत को यहाँ पे जिना अस्पताल से रवाना किया गया है। जहाँ तक डॉक्टर सीमी जमाली की खिदमात का ताल्लुक़ है तो वो उनकी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा इसी जिना अस्पताल के अंदर गुज़रा और वो जिना अस्पताल के डिप्टी डायरेक्टर से लेके डायरेक्टर, फिर जॉइंट डायरेक्टर और फिर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की पोस्ट पे रिटायर हुई। 21वें ग्रेड में वो रिटायर हुई। डॉक्टर सीमी जमाली को सितारा इम्तियाज़ के अवार्ड से नवाजा गया था और उनको पाक फ़ौज की जानिब से लेफ्टिनेंट कर्नल की एजाज़ी डिग्री से भी नवाजा गया था। तो आज हमने देखा कि फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस और दीगर फोर्सेस के लोगों की भी बड़ी तादाद नमाज जनाजा में शरीक थी। IG सिंध गुलाम नबी मेमन भी यहाँ पर आए थे, उन्होंने ताज़ियत का इजहार भी किया। इस तरह दीगर मुख्तलिफ़ शोबाजात के लोगों ने नमाज जनाजा में शिरकत की। मुख्तलिफ़ लोगों ने मीडिया से इजहार करते हुए अपनी ताज़ियत और हमदर्दी का भी इजहार किया। यहाँ पर जिना अस्पताल के डायरेक्टर शाहिद रसूल ने ये ऐलान भी किया कि जिना अस्पताल के जो एमरजेंसी का शोबा है उसको नए अंदाज से बनाया जा रहा है और शोबा एमरजेंसी को डॉक्टर सीमी जमाली के नाम से मंसूब किया जाएगा। जी। बल्दिया उज़्मा कराची की सौदाकार सज्जन यूनियन के सरबराह सैयद जुल्फ़िकार शाह ने इल्ज़ाम लगाया है कि KMC और DMCs में तैनात 90% अफसरान की तकर्रुरी गैर कानूनी है, अदालत से रुजू करने जा रहे हैं। KMC और DMCs के अफसरान पर सवालिया निशान लग गया। सज्जन यूनियन के सदर जुल्फ़िकार शाह कहते हैं 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में आउट ऑफ टर्न प्रमोशन, एक्स कैडर, नॉन कैडर, डिप्यूटेशन और OPS पर तैनातियां और तकर्रुरियां गैर कानूनी करार दी थी, मगर 90% अफसरान गैर कानूनी तौर पर तैनात हो गए हैं। जो ग्रेड 1 से 5 में भर्ती हुए थे आज 19 और 20 में है और आज वही बदउनवानियों के जो मेन गढ़ भी यही लोग हैं। इस सिलसिले में 9 अफसरान के खिलाफ हैदराबाद में भी हो चुका है और वो अब डायरेक्टरान जितने वो ग्रेड 1 में आ चुके हैं। सजन यूनियन के मीडिया कोऑर्डिनेटर अब्बास अहमद का कहना है कि नजराने देकर गैर कानूनी तैनात अफसरान से ईमानदारी से काम की तवक्का दीवाने के ख्वाब जैसा है। देखिए जी, ये गैर कानूनी अफसरान जो ले देकर आते हैं और इनका मशहूर भी है कि ले देकर इन्होंने काम करना है, इससे ना तो शहर में बेहतरी आएगी ना ही इदारों में बेहतरी आएगी, क्योंकि इनका मंशूर ये है कि हम पैसे दे भर कर आएँ और हमने पैसे भरकर ही काम करना है। इससे ना शहर में तरक्की होगी, ना इदारे में, ना मुलाजमीन की कोई तरक्की होगी। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बरखिलाफ तैनातियों पर मुतवक्का अदालती जंग के क्या नताइज बरामद होंगे, ये देखना भी बाकी है। कैमरामैन अजलान छिपा के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21।
महकमा लोकल गवर्नमेंट सिंध ने बल्दिया उज़्मा कराची के ग्रेड 19 के अफसर को डेपुटेशन पर कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी में तैनात कर दिया। नजमुज़्ज़मा बल्दिया उज़्मा कराची में सीनियर डायरेक्टर थे। तैनाती का हुक्मनामा लोकल गवर्नमेंट सिंध ने जारी किया है। डेपुटेशन पर तैनाती पर KDA अफसरान में खलबली मच गई, जिनका कहना है कि डेपुटेशन ज़दा अफसरान को तैनात करके इदारे तरक्यात कराची को नुकसान पहुँचाया जा रहा है। KDA अफसरान कहते हैं कि KDA में कई अहल अफसरान को खुड्डे लाइन लगा दिया है, जहां सिस्टम के तहत अफसरान की तैनातियां अमल में लाई जा रही हैं। डेपुटेशन पर तैनाती सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खुली खिलाफ वर्जी है। सिलसिला जारी रहा तो अदालत से रुजू करेंगे। FBI का जाली इनवाइसेस बनाने वाली माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। FBI की इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन और इनलैंड रेवेन्यू की टीम ने जाली इनवाइसिंग और सेल टैक्स की मद में खजाने को 12 अरब रुपए से ज़ायद का नुकसान पहुंचाने वालों के गिर्द गहरा तंग कर दिया है। FBI ज़राए के मुताबिक FBI की इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन और इनलैंड रेवेन्यू की टीम ने कराची में टैक्स कंसल्टेंट के दफ्तर पर छापा मारा। तलाशी के दौरान दफ्तर से अहम रिकॉर्ड, शवाहिद, मुख्तलिफ फ्रेमों की पहले से दस्तखत शुदा खाली और गैर दस्तखत शुदा चेक बुक और दीगर सामान बरामद किया गया है। गिरफ्तार जाली इनवाइसिंग बनाने में मुलविस 2 अफराद ने इंकशाफ किया कि दफ्तर में जाली रसीदें जारी हैं। मुख्तलिफ फ्रेमों के डी बॉक्स सेल टैक्स रिटर्न फाइल करते थे। मुल्क के बड़े कारोबारी इदारों और लिमिटेड कंपनियों ने भी फ्रॉड से फ़ायदा उठाया है। मुलज़िमान ने कौमी खजाने को 12 अरब रुपए से ज़ायद का नुकसान पहुँचाया। नाज़रीन, एक्सपो सेंटर में 3 रोज़ा रंगारंग टेक्सपो मेला इख्तिताम पजीर हो गया। मुख्तलिफ ममालिक के मंदोबीन ने पाकिस्तानी टेक्सटाइल मसनूआत में खुसूसी दिलचस्पी का इजहार किया। एक्सपोर्टर्स ने मुस्तकबिल में भी इवेंट के इनेकाद पर ख्वाहिश का इजहार किया है। काविश मेमन की रिपोर्ट देखिए। एक्सपो सेंटर में आलमी मेला रौनकें बिखेरने के बाद इख्तिताम को पहुंचा। नुमाइश के आखिरी रोज गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने भी एक्सपो सेंटर में कायम मुख्तलिफ हॉल्स का दौरा किया। मीडिया से गुफ्तगू में गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा, हमारे पास वसाइल कम और मसाइल ज्यादा हैं। मुश्किल हालात के बावजूद मुख्तलिफ ममालिक से लोगों का यहाँ आना अहमियत की बात है। $250 मिलियन के MOU साइन हो चुके। 500 से जायद ममालिक के विजिटर्स का यहाँ आना और 450 से ज़्यादा जो आपके यहाँ पर स्टॉल्स हैं और जिन्होंने पार्टिसिपेट किया दुनिया भर से, तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी अहमियत की बात है। पाकिस्तान रेडीमेड गारमेंट्स के पैटर्न इन चीफ शेख शफीक बोले, हर साल इस तर्ज के एक्सपो होने चाहिए। मैंने अभी आज विज़िट किया, सुबह हर स्टॉल पे गया हूँ। मैं प्रेमिया की बात करूँगा तो सारे खुश हैं कि कुछ न कुछ, किसी को ऑर्डर मिला है, किसी को MOU साइन हुए हैं, किसी का कार्ड एक्सचेंज हुए हैं। मतलब बहुत ही अच्छा रहा और मैं समझता हूँ कि हर साल यहाँ कराची में होना चाहिए। सिंध जोन के वाइस चेयरमैन आमिर लाखानी ने कहा, सहूलियात मिले तो इंडिया बांग्लादेश को एक्सपोर्ट में पीछे छोड़ सकते हैं। थोड़ा हमें सपोर्ट चाहिए गवर्नमेंट का, और बाकी जो यूटिलिटीज़ के हवाले से जो हमें एक टफ टाइम मिल रहा है, अगर उसमें कुछ हमारे साथ रियायत की जाए, इंसेंटिव दिए जाए, तो हम दुनिया के हर ममालिक को टफ टाइम दे सकते हैं और हमने दिया भी है। ट्रेड टेक कंपनी के बिलाल अहमद ने मुस्तकबिल में भी टेक्सपो तर्ज के इवेंट्स मुनक्किद होने की ख्वाहिश का इजहार किया। कॉटन लिमिटेड कंपनी अहमद दाऊद ने टेक्सपो को B2B ट्रेड के लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म करार दिया। पाकिस्तान की जो इकोनॉमिकल कंडीशन है, बल्कि पूरी ग्लोबली देखें तो जाहिर है हम लोग के लिए, पाकिस्तान के लिए तो बहुत अच्छी है। और हम भी एक पाकिस्तानी बेस्ड ही कंपनी है और हम लोग बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट कर रहे हैं पाकिस्तानी ट्रेडर्स को। इस तरह के प्लेटफॉर्म से उनसे ना बायर और सप्लायर के लिए B2B बिजनेस के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। मंदुबीन ने टेक्सपो नुमाइश के हवाले से मुस्बत ख्यालात का इजहार करते हुए कहा, इस तर्ज के इवेंट्स ममालिक के दरमियान रवाबित कायम करने का बेहतरीन जरिया है। It creates a good opportunity for both market as Pakistan extends scales up its export. Rwanda is one of the countries that is positioning itself in the East African community as a trade hub. 3 रोज तक जारी रहने वाले एक्सपो में अमेरिका, रूस, जापान, चीन समेत 60 से ज्यादा ममालिक के मंदूबीन ने शिरकत की। इब्तिदाई मालूमात के मुताबिक $250 मिलियन के MOU भी साइन किए गए। कैमरामैन इमरान के हमरा काविश मेमन, सिटी 21। नाज़रीन, पाकिस्तान नेवी ने 9 तलाई तमगों के साथ 34वें नेशनल गेम सेलिंग चैंपियनशिप जीत ली है। खैबर पख्तूनख्वा ने दूसरी और पाकिस्तान आर्मी ने तीसरी पोजीशन हासिल की। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे जावेद इकबाल।
جی میں اس وقت شہر قائد کے نیشنل سیلنگ سینٹر میں موجود ہوں، جہاں پر 34ویں قومی سیلنگ چیمپئن شپ کی تقریبی تقسیمات جاری ہے۔ اس چیمپئن شپ میں نیوی نے جو ہے 9 گولڈ میڈل کے ساتھ دفاعی چیمپئن تھی اور اس نے اس ٹائٹل کا بھی دفاع کیا کامیابی سے۔ اور ہمارے ساتھ قاسم عباس راٹھور موجود ہیں جنہوں نے اس ایونٹ میں جو 3 گولڈ میڈل حاصل کیے اور نیوی کی جیت میں کلیدی کردار ادا کیا۔ قاسم سے ہم بات کریں، قاسم کس طرح دیکھ رہے ہیں نیوی پانی پہ بالکل چھائی رہی اور اس مرتبہ بھی بڑی کامیابی سے اپنے آپ لوگوں نے اعزاز کا دفاع کیا؟ الحمدللہ جو ہے نیوی نے میکسیمم گولڈ جیتے ہیں اور اس سے کافی ٹائم سے ہم پریکٹس کر رہے ہیں۔ اس نیشنل گیمز جب سے اناؤنس ہوئی ہے تو ہم اس میں پریکٹس کر رہے ہیں۔ لاسٹ ٹائم بھی جو نیشنل گیمز ہوئی تھی اس میں بھی نیوی نے ٹاپ کیا تھا، ون کیا تھا، اور اس ٹائم بھی الحمدللہ جو ہے نا نیوی نے ٹاپ پوزیشن حاصل کیا ہے، تو الحمدللہ بڑا اچھا ایونٹ ہوا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں مزید کس طرح اس کھیل میں نکھار آ سکتا ہے کہ آپ لوگ کا کھیل امپروو ہو، انٹرنیشنل پاکستان سے باہر جائیں تو اور اچھی پرفارمنس شو کریں؟ ایکچولی تھوڑا سا گورنمنٹ کا فوکس ہونا چاہیے اس پہ، کیونکہ ہمارے یہاں آپ نے دیکھا ہوگا کے پی کے سندھ بہت سے لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے، ایون کہ بلوچستان نے بھی پارٹیسپیٹ کیا ہے۔ تو اگر گورنمنٹ تھوڑی سی اس پہ فوکس کرے تو ہمارے پلیئر ایسے ہیں کہ تھوڑی سی محنت سے گورنمنٹ کے فوکس سے انٹرنیشنلی بہت سی اچیومنٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ سنا آپ نے کہ قاسم عباس بتا رہے تھے کہ کوشش ہے کہ اچھے مقابلے ہوں، اسی کے لیے تیاری کرتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ایسی سہولت رہی اور حکومت سپورٹ کرتی رہی تو ان کے کھیل میں مزید نکھار آئے گا، وہ بڑے مقابلوں کے لیے بڑی تیاری کر سکیں گے۔ جی ناظرین، ناردرن بائی پاس پر سجی مویشی منڈی میں جانوروں کی آمد کا سلسلہ 8ویں روز بھی جاری رہا۔ خوبصورت اور تگڑے جانوروں کی قیمتیں بھی تگڑی ہیں۔ تفصیلات جواد آصف کی رپورٹ میں۔ جن کا تھا سب کو انتظار، وہ دن آن پہنچے۔ شہر قائد کی سب سے بڑی مویشی منڈی ناردرن بائی پاس پر سج گئی۔ منڈی کے لیے 700 ایکڑ رقبہ مختص کیا گیا ہے۔ اب تک 20,000 سے زائد جانور مویشی منڈی میں جلوہ گر ہو چکے ہیں۔ گول مٹول اور خوبصورت جانوروں کی قیمتیں بھی آسمان کو چھو رہی ہیں۔ شہری بولے اس بار مویشیوں کی قیمتیں بہت زیادہ ہیں۔ صبح سے چکر کاٹ رہے ہیں لیکن جانور نہیں مل رہا۔ میں نے تو میرے خیال میں صبح 8 بجے سے میں نے کوئی اور گاڑی نہیں دیکھی، میں ہی اندر آیا ہوں۔ میں نے اندر سے پاس بنایا، پہلے پیدل آ رہا تھا تو دیکھا تو منڈی بہت دور ہے، تو پھر میں نے 6,000 روپے کا پاس بنوایا۔ پاس بنوا کے اندر میں نے وزٹ کیا سارا، تو ریٹ تو بہت ہی ہائی ہے۔ جس سے بھی پوچھو، چھوٹا جانور پوچھو تو وہ 2 لاکھ سے کم نہیں ہے، 1,75 سے یا 1,80 سے یا 1.5 لاکھ سے کم کوئی جانور نہیں ہے۔ قیمتیں تو بہت اوپر ہیں، جس جانور پہ ہاتھ رکھو 8 لاکھ 7 لاکھ، اس سے کم کے کوئی جانور ہے ہی نہیں۔ بیوپاری نے بتایا کہ منڈی میں ایک جانور کے 4,000 روپے وصول کیے جا رہے ہیں۔ چارے کے نرخ بھی دگنے ہو چکے ہیں۔ اس دفعہ تو منڈی کے بہت زیادہ ریٹ ہیں، چھوٹے سے چھوٹا جانور بھی اس ٹائم سمجھو کہ 2 لاکھ سے شروع ہو رہا ہے، اور ایسا جانور لوگ کم سے کم 20 لاکھ روپے مانگ رہے ہیں۔ مویشی منڈی میں مجموعی طور پر 13 بلاکس بنائے گئے ہیں، جس میں 11 جنرل اور 2 VIP بلاکس شامل ہیں۔ کیمرامین حیدر علی کے ساتھ محمد جواد آصف، سٹی 21۔ شہر قائد میں ہر سال کی طرح اس سال بھی مویشی میں منڈی میں سبی کے جانوروں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ بیلوں کی دنیا میں سبی کا بیل سب سے الگ اور خاص مقام رکھتا ہے۔ جواد آصف کی رپورٹ دیکھیے۔ یوں تو مویشی منڈی میں ملک کے مختلف حصوں سے بے شمار خوبصورت اور اعلیٰ نسل کے جانور لائے جاتے ہیں، لیکن وادی بولان کے بیلوں کی بات ہی الگ ہے۔ بلوچستان کے پہاڑوں میں پلنے والے سبی کے بیلوں کے لمبے کوہان اور اونچے قد کاٹ ایسے کہ دور سے بھی نگاہوں میں خیرہ کر دیتا ہے۔ آن، بان اور ٹھاٹ کا وہ عالم کہ دیکھنے والوں کے دل موہ لیتا ہے۔ پاری کہتا ہے کہ یہ روزانہ 10 کلو سے زائد چارہ کھاتا ہے۔ عموماً ان کا قد 6 سے 7 فٹ تک جاتا ہے۔ یہ دن کا 10 کلو کھاتا ہے، 10 کلو 50 لاکھ۔ یہ 6 فٹ بھی ہوتا ہے، 7 بھی ہوتا ہے۔ منڈی میں ایک 7 فٹ سبی بیل کے 50 لاکھ روپے تک مانگے جا رہے ہیں۔ سبی کا جانور مویشی منڈی میں موجود ہزاروں جانوروں میں منفرد نظر آتے ہیں۔ کٹکات میں یہ آدمی کے قد سے بھی بڑے ہوتے ہیں اور لوگوں کی توجہوں کا مرکز ہوتے ہیں۔ کیمرامین حیدر علی کے ساتھ محمد جواد آصف، سٹی 21۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو انسٹیٹیوٹ آف ٹراما کی جانب سے ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ ریلی کا مقصد روڈ سیفٹی مہم کو اجاگر کرنا تھا۔ ٹریفک قوانین کی پاسداری ہر شہری کی ذمہ داری۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو انسٹیٹیوٹ آف ٹراما کی جانب سے روڈ سیفٹی کے بارے میں آگاہی کے لیے ریلی منعقد کی گئی۔ ریلی میک ڈونلڈ سے کلوک ٹاور تک نکالی گئی۔ ادارے کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ڈاکٹر صابر میمن بولے، روز بروز حادثات میں اضافہ ہو رہا ہے، اس کا سدباب بہت ضروری ہے۔ نوجوانوں سے اور خاص طور پر ان کی فیملی سے کہ انہیں ضرور یہ سختی کے ساتھ ہدایت کریں
कि बाइक चलाते हुए ट्रैफिक रूल सिग्नल्स की पाबंदी करें, हेलमेट का इस्तेमाल करें जो बहुत ज़रूरी है। गाड़ियाँ जो बच्चे नौजवान चलाते हैं अमूमन वो बहुत स्पीडी चलाते हैं, सिग्नल्स का ख्याल नहीं करते, रोड पे चलने वालों के लिए भी नुकसान का बायस बनते हैं, अपने लिए भी नुकसान का बायस बनते हैं। रैली में फिरिप की टीम भी शामिल थी। कहा कि कोशिश कर रहे हैं सड़क पर हादसात में फौरी तिब्बी इमदाद को यकीनी बनाया जाए। अच्छा, बेसिकली हमने वॉक की है। इसका मकसद ये है कि हम लोगों में अवेयरनेस पैदा करें। इसमें 2 टीम्स थी, एक ट्रॉमा सेंटर था, एक फ्रिप था। फ्रिप में हम यही लोगों को बताते हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स को और कॉमन जो लोकल आवाम है उसको बताते हैं कि आपने अगर कोई रोड साइड एक्सीडेंट हो गया, कोई ट्रॉमा आपको नज़र आ गया तो आपने उसको कैसे हैंडल करना है। हम कॉमन पब्लिक को भी एजुकेट करते हैं कि कोई भी ट्रॉमा या कोई भी कैजुअलिटी हो जाए तो हाउ यू कैन रिस्पॉन्ड टू दैट सिचुएशन और आप किस तरीके से उस कॉमन पब्लिक की मदद कर सकते हैं। रैली में शुरका काफी तादाद में शरीक थे। कैमरामैन हैदर अली के साथ मोहम्मद जवाद आसिफ, सिटी 21। मारूफ मॉडल निमराज जैकब ने मॉडल हसनैन लहरी पर तशद्दुद का इल्ज़ाम लगाया है। इस हवाले से भी आपको तफसीलात बताएंगे। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही।